वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुप्ता जी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज है 8 जनवरी 2025 और 8 जनवरी 2025 को बनने वाले सभी करंट अफेयर्स का हम लोग यहाँ विस्तार से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग 7 जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन था, सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार के लिए CAG द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्या नाम है इसका? ओपन डेटा किट या ODK। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। हाल ही में बेंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई है? कौन सी तितली? तो बेंडेड रॉयल तितली किस राज्य में देखी गई? त्रिपुरा में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ये? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के। 4 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो हनोई को। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का स्पीकर कौन बने हैं? तो माइक जॉनसन। 6 नंबर देखेंगे, डोजर पुश माइनिंग तकनीक का पहला सफल परीक्षण किस कंपनी के सहयोग से किया गया है? तो अदानी नेचुरल रिसोर्सेज। डोजर पुश माइनिंग तकनीक का पहला सफल परीक्षण किस कंपनी के सहयोग से किया गया? अदानी नेचुरल रिसोर्सेज के सहयोग से। चलिए, मिजोरम म्यांमार सीमा पर आवाजाही को नियंत्रित करने की तैयारी के तहत बॉर्डर पास समेत अहम दिशा निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार कितने दिनों का बॉर्डर पास जारी करने की योजना है? 7 दिनों का। कितने दिनों का? 7 दिनों का। यह बॉर्डर पास कौन जारी करेगी? तो आपका वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स करेगी। ठीक है, आगे चलेंगे। हाल ही में PM मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी कि सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी है? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर रखी है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट चलेंगे, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? ओम बिरला ने। 38वीं राष्ट्रीय खेल की मशाल को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। और ये 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं सिलसिलेवार ढंग से 8 जनवरी के क्वेश्चन को। 67वें राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स का विजेता कौन था? कह रहा है कि 67th राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स में कौन विजेता रहा? तो कौन रहे थे? वरुण तोमर। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। ये जो 67th राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप 2024 में भारतीय सेना के वरुण तोमर ने नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल्स जीतकर राष्ट्रीय शॉटगन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कहाँ पर इन्होंने जीता? वरुण तोमर ने 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल कहाँ पर जीता है? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में। ठीक है, चलिए 42वें भारत फ्रांस नौसेना अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? देखिए, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा नौसेना अभ्यास होता है? वरुण। तो उसी के लिए 2025 में फ्रांसीसी नौसेना का जहाज जो है गोवा पहुंचे है। कौन सा जहाज? तो परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत। तो उसका नाम क्या है? चार्ल्स दे गाले। ठीक है, चार्ल्स दे गाले। ठीक है, यानी कि 42वें भारत फ्रांस नौसेना वरुण में भाग लेने के लिए अभ्यास वरुण में भाग लेने के लिए 2025 में गोवा पहुंचे फ्रांसीसी नौसेना के परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत कौन सा है? चार्ल्स दे गाले हैं। गाल है, चार्ल्स दे गाल है, गाले बोल रहे हैं। चलिए, चार्ल्स दे गाल है। फ्रांसीसी नौसेना का परमाणु प्रेरित विमान वाहक पोत चार्ल्स दे गाल जनवरी 2025 को गोवा पहुंचा ताकि वह भारतीय नौसेना के साथ 42वें द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण में भाग ले सके। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील का पत्थर पार कर चुका है जिससे यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? कह रहा है कि भारत का मेट्रो नेटवर्क किस मील की पत्थर को पार कर चुका है जिससे भारत का मेट्रो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो कुल कितना किस मील के पत्थर को भारत के मेट्रो ने पार किया? 1000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की? 1000 किलोमीटर की। चलिए, 1000 किलोमीटर। भारत के मेट्रो सिस्टम ने शहरी यात्रा में क्रांति ला दी है, जो 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर चुका है, जिससे भारत
चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया। कुल मिलाकर के यही बोल रहा है कि भारत का मेट्रो सिस्टम ने शहरी क्षेत्रों में यात्रा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया है, क्योंकि इसने भारत ने 11 राज्यों और 23 शहरों में 1000 किलोमीटर से अधिक का विस्तार कर लिया है, और भारत जो है चीन और यूएसए के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। चलिए, सिक्किम का कौन सा जिला पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर समेटे हुए है? बोला सिक्किम का ऐसा कौन सा जिला है जो भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर बना है? कौन सा है? तो कौन सा है? सोरेंग है। कौन सी है? सोरेंग। चलिए, सोरेंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर 6 जनवरी 2025 को सिक्किम के सोरेंग जिले में घोषित किया गया। किस जिले को घोषित किया गया? सोरेंग जिले को, सिक्किम का सोरेंग जिला को भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर घोषित किया गया। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? ठीक है, बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? तो ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। चलिए, इसमें क्या है? ओडिशा सरकार ने अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। कह रहा है कि ओडिशा सरकार ने शेड्यूल ट्राइब छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है। ठीक है, अब बोल रहा है कि शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना का उद्देश्य कक्षा 9 और कक्षा 11 में दाखिला लेने वाले एसटी छात्रों को 5000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करके स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। इन्होंने क्या कहा? जो योजना है किस कक्षा के लिए? तो कक्षा 9वीं के लिए और कक्षा 11वीं के लिए जो दाखिला लेने वाले एसटी छात्र हैं उनको 5000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। क्यों? क्योंकि जिससे स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। ठीक है, इससे 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया गया। कब के लिए लागू किया गया? 2024-25 के लिए। ठीक है, अब किन लोगों को, किन एसटी छात्रों को यह सुविधा मिलेगी? ऐसे छात्र जिनका वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है। ठीक है, ऐसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,50,000 से कम है उन्हें यह योजना का लाभ प्राप्त होगा। यह प्रोत्साहन केवल राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले एसटी के लिए ही उपलब्ध है। बड़ा सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले एसटी छात्र को ही यह सुविधा मिलेगी। पात्र छात्रों को उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से आवेदन संसाधित करने के साथ सीधे उनके बैंक खातों में 5,000 मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर के इस योजना का देख लेते हैं कि एसटी छात्रों को बोल रहा है कि उनके बीच में क्या शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा सरकार ने शहीद माधो सिंह खर्चा योजना शुरू किया। यह जो है किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो 9वीं और 11वीं क्लास के छात्रों के लिए यह योजना लाया गया है। ठीक है, जिसमें कि है एसटी छात्रों को 5,000 रुपये की एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी जिससे स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। यह 2024-25 के लिए लागू किया गया। और यह किसको यह सुविधा मिलेगा? तो जिस परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 से कम है उन्हें यह सुविधा मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? देखिए, कौन सा पहल है? सशक्त बेटी और ई दृष्टि पहल किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो शिक्षा मंत्रालय ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस पहल की शुरुआत की है। चलिए, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्वविद्यालय के समर्पण समारोह में सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को लैपटॉप प्रदान करके सशक्त बनाती है। ठीक है, जिनके परिवार की आय 4 लाख से कम है। ई दृष्टि परियोजना दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट प्रदान करके उनकी सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता करती है। कुल मिलाकर के यही बोला गया है कि यह जो पहल शुरू किया गया है, यह सशक्त बेटी परियोजना अनाथ और एकल अभिभावक छात्राओं को क्या किया गया है? लैपटॉप प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाती है। और यह सुविधा किसको दी जाती है? जिस परिवार की वार्षिक आय 4 लाख से कम है। और ई दृष्टि परियोजना जो है दृष्टिबाधित छात्राओं को टैबलेट प्रदान करके उनको सीखने और शोध क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए यह पहल किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा मंत्रालय
गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि कौन सा मंत्रालय गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी करता है। तो जल संसाधन की बात हो रही है ना, तो सीधी सी यहाँ पर हम लोग लिखें कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा नई दिल्ली में गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। ठीक है, यह जो रिपोर्ट जारी की गई है यह किसके द्वारा जारी की गई, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के द्वारा नई दिल्ली में गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2024 जारी की गई। अब देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, केंद्रीय भूजल, अच्छा पहले देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। तो केंद्रीय भूजल बोर्ड, CGWB, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से भारत में भूजल मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की जाती है। तीन कौन कौन शामिल होता है, केंद्रीय भूजल बोर्ड होता है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से यह रिपोर्ट तैयार की जाती है। आगे बढ़ेंगे। 2024 देखिए 2017 से 2024 के बीच में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 2024 में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। कितने, 2024 में कुल, 2017 से लेकर के 2024 याद रखिएगा, में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण में 15 बिलियन क्यूबिक मीटर की अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ठीक है, लेकिन केवल 2024 में देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 440.90 बिलियन क्यूबिक मीटर था। ठीक है, यह जो था 2017 से लेकर के 2024 तक का कितना था, 15 लाख बिलियन क्यूबिक मीटर था। ठीक है, लेकिन केवल 2024 में कितना है, 440.90 बिलियन क्यूबिक मीटर था। आगे बढ़ेंगे इसमें। अब देखिए, लेकिन जबकि 2017 में यह ऐसे, और एक मिनट यहाँ और कुछ भी दिया, हाँ ये वाला लाइन, रिपोर्ट के अनुसार 2023 में देश के 440 जिले ऐसे हैं जिनके भूजल में नाइट्रेट की मात्रा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2023 तक देश के 440 जिले ऐसे हैं जिनके भूजल में नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक है, जबकि 2017 में ऐसे जिलों की संख्या कितनी थी, 359 थी। कितनी थी, 359, और अब कितनी हो गई है, 440 हो गई है नाइट्रेट की अत्यधिक मात्रा वाले जिले। फिर इस रिपोर्ट में देखेंगे, रिपोर्ट के अनुसार परीक्षण के लिए देश भर से एकत्र किए गए 15,239 भूजल नमूनों में से 19.8 में नाइट्रेट या नाइट्रोजन यौगिक सुरक्षित सीमा से अधिक थे। बोला जो भूजल नमूने एकत्रित किए गए थे उनमें कितने में, 19.8% में नाइट्रेट और नाइट्रोजन यौगिक सुरक्षित सीमा से अधिक था। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो नाइट्रेट की मात्रा पाई गई है भूजल में, उसमें किस राज्य में सर्वाधिक था। ठीक है, तो देखिए राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नाइट्रेट संदूषण की समस्या सबसे गंभीर है, जहाँ पर राजस्थान में कितना, 49%, ठीक है, कर्नाटक में 48% और तमिलनाडु में 37% नमूनों में नाइट्रेट की मात्रा सुरक्षित सीमा से अधिक पाई गई है। बोला कि टॉप पर कौन सा है, ये नाइट्रेट की मात्रा कहाँ के भूजल में सर्वाधिक पाई गई है, तो राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाई गई है, जो कितने कितने प्रतिशत है, 49%, 48% और 37% है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे। 7 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग आंसर बी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने, किसने, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर देखेंगे भारत पोल आखिर है क्या। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 7 जनवरी को नई दिल्ली में CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का
शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कितने तारीख को 7 जनवरी को नई दिल्ली में CBI द्वारा विकसित भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखेंगे। भारत पोल की शुरुआत के साथ अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन में भारत एक नए युग में प्रवेश करेगा। बोला जैसे ही भारत पोल का शुभारंभ हुआ वैसे ही भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन में भारत जो है एक नए युग में प्रवेश कर गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत पोल और 3 नए आपराधिक कानून। भारत पोल और 3 नए आपराधिक कानून अपराध करके विदेश भागे भगोड़े को पकड़ने का मजबूत माध्यम बनेंगे। बोला भारत पोल जो है 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं उसके तहत जो है अपराध करके जो विदेश भाग जाते थे भगोड़े उनको पकड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम बनेगा। कौन? भारत पोल। 3 आपराधिक कानूनों में जुड़े ट्रायल इन एब्सेंटिया के माध्यम से अपराध कर विदेश भागे भगोड़े की अनुपस्थिति में भी केस चलाकर उन्हें सजा दी जा सकेगी। नेक्स्ट में चलेंगे। भारत पोल जांच एजेंसी और सभी राज्यों की पुलिस को 195 देशों के इंटरपोल नेटवर्क से जोड़कर अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ठीक है, बोला भारत पोल जो है इंटरपोल से जुड़ेगा और 195 देश के इंटरपोल नेटवर्क से जुड़ करके क्या करेगा? अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए, ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी या सीमा पार से होने वाले अन्य अपराधों के खिलाफ भारत पोल के नेटवर्क के माध्यम से 195 देशों के साथ जानकारी साझा कर सहयोग प्राप्त होगा। ठीक है, और क्या होगा इसका भारत पोल का? तो भारत पोल पर इंटरपोल के 19 प्रकार के डेटाबेस उपलब्ध होंगे जो अपराधों का विश्लेषण करने, उन्हें रोकने और अपराधियों को पकड़ने में मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट चलेंगे। अब अभी देखिए, अब कोरोना की धूम के बाद कौन सा आ गया? HMPV की धूम आ गई है अभी वायरस में। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। 9 नंबर देखेंगे हम लोग। ICMR ने भारत के किस राज्य में ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV मामलों को ट्रैक किया है? बोल रहा है कि ICMR ने भारत के किस राज्य में ह्यूमन मेटानिमो वायरस यानी HMPV मामले को ट्रैक किया है? तो कहाँ पर? कर्नाटक में। पहला मामला है कर्नाटक में। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है ये। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। काफ़ी चर्चित रहा है, तो कुछ भी कभी भी किसी से भी कहीं भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, या इंटरव्यू हो या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कर्नाटक। ICMR ने कर्नाटक में ह्यूमन मेटानिमो वायरस HMPV मामले को ट्रैक किया है। अब इस वायरस का वर्गीकरण देखेंगे। HMPV न्यूमोविरिडे परिवार के एक नकारात्मक संवेदी एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। बोल रहा है कि HMPV न्यूमोविरिडे परिवार से एक नकारात्मक संवेदी एकल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। ठीक है, भारत में पहली बार HMPV संक्रमण का पहला मामला कर्नाटक में सामने आया। कहाँ पर सामने आया था? तो कर्नाटक में, जो एवियन मेटा न्यूमो वायरस उपसमूह से निकटता से संबंधित है। किससे संबंधित थी? एवियन मेटा न्यूमो वायरस उपसमूह से निकटता से संबंधित थी। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहले इसकी खोज कहाँ हुई थी? मेटा न्यूमो वायरस की। तो इसकी खोज 2001 में नीदरलैंड में RAT-PCR तकनीक का उपयोग करके पहली बार अलग किया गया था। इसको कहाँ पर अलग किया गया था? इस वायरस को सबसे पहली बार 2001 में नीदरलैंड में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसके क्या लक्षण हैं, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। कोरोना की तरह ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण लोगों को सर्दी, जुकाम और सांस से संबंधित जटिलता हो रही है। बोला जैसे कि कोरोना वायरस में हुआ था, उसी प्रकार से ह्यूमन मेटानिमो वायरस भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है सिमिलर रूप से। इसके कारण क्या हो रहा है? लोगों को सर्दी हो रही है, जुकाम हो रही है और सांस से संबंधित जटिलताएं भी हो रही है। ठीक है, चलिए, अब क्या बोला है कि अस्पताल में भर्ती होने की अधिकतम आयु 6 से 12 महीने की आयु वाले शिशुओं को सबसे अधिक जोखिम है। बोला वैसे व्यक्तियों को भर्ती होने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ रही है जो 6 से 12 महीने की आयु के हों, यानी शिशुओं को। ठीक है, अब देखिए, जो RSV के 2-3 महीने के चरम से थोड़ा अधिक आयु के होते हैं। बोला RSV के कितने? 2-3 महीने के चरम से थोड़ा अधिक आयु के होते हैं। चलिए, हाल ही में जो अपडेट आया है उसके अनुसार 2024 के अंत में चीन में उभर रहा है यह वायरस। ठीक है,
चीन से खबर सामने आई है कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। बोल रहा है चीन में इस वायरस का इतना प्रकोप है कि काफ़ी डरावना स्थिति चीन में बनी हुई है। ठीक है, चलिए थोड़ा नया नया क्वेश्चन देख रहे होंगे, ये सभी जो है पेपर से बनाया गया है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए हाल ही में FIUIND FIUIND और IRDAI के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन MOU का मुख्य उद्देश्य क्या है। बोल रहा है अभी हाल ही में FIUIND और IRDAI के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। उस समझौते या ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाना। इन दोनों के बीच जो MOU साइन हुआ है उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग को बढ़ाना हाल ही में वित्तीय खुफिया इकाई भारत यानी FIUIND और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ लड़ाई में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस समझौते को FIUIND के निदेशक विवेक अग्रवाल और IRDAI के सदस्य वितरण सत्यजीत त्रिपाठी ने औपचारिक रूप दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारतीय विनियामक विकास प्राधिकरण क्या है। ठीक है, यानी IRDAI के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा जानकारी लेंगे। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, जिसका काम भारत में बीमा क्षेत्र को क्या करना है, नियंत्रित करना और इसका विकास करना है। IRDAI की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी। किस अधिनियम के तहत, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम के तहत। ठीक है, IRDAI का मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा। तो किस केंद्रीय मंत्री द्वारा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाएगा, तो चिराग पासवान के द्वारा। किसके द्वारा, चिराग पासवान जी के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन 8 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में करेंगे। यह आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। यह कार्यक्रम इंडस फूड के 8वें संस्करण का प्रतीक है, जिसे एशिया के प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन इसमें कुल मिलाकर के यही कह रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है वो इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। कहाँ पर, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, और आयोजन जो है 8 से 10 जनवरी तक चलेगी। ठीक है, यह कार्यक्रम जो है कौन संस्करण है, 8वां संस्करण है। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जा रहा है। यह जो है इंडस फूड प्रदर्शनी जो है एशिया का सबसे प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार शो के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है। पूरा दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है, तो ओम बिरला जी ने। किसने किया है, ओम बिरला ने। ठीक है, चलिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। ठीक है, यहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने नई दिल्ली में राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाकारों की कृतियाँ प्रदर्शित की गई और इसका उद्देश्य कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना है। यह किस लिए आयोजन किया गया, ताकि महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाया जा सके। ठीक है, आज का करेंट अफेयर समाप्त होता है दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे चैनल को आप लोग दबा के सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।